वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे ब्रुनई। वलीअहद शहजादा हाजी अल मुहत्तदी बिल्लाह ने एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। सुल्तान से 2 तरफा ताल्लुकात पर होगी बातचीत। बंगाल असेंबली में इस्मत दरी के मुजरिमों को 10 दिन में सजाए मौत देने का बिल हुआ मंजूर। बीजेपी ने भी बिल की हिमायत की। कोलकाता वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज हुनूस जारी। माशी बहरान से 2-4 हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह और पेंशन का बहरान हुआ संगीन। 2 लाख मुलाजमीन और 1.5 लाख पेंशनर्स के खातों में अभी तक नहीं आई तनख्वाह। अपोजिशन आज असेंबली में इस मामले पर तवज्जो दिलाने की पेश करेगी तहरीक। बीजेपी के रुकनियत साजी मुहिम का दूसरा दिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी में अपनी बुनियादी रुकनियत की तजदीद की। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तमाम कारकुनों से अपनी रुकनियत की तजदीद कर अपील की। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में 11 सितंबर तक की तौसी। केजरीवाल अगली समात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से मुतालिक वाकयात में 33 अफराद की मौत। दोनों रियासतों में राहत और बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। और पेरिस पैरालंपिक के 6ठे दिन आज शूटर अवनी लेखारा दूसरे गोल्ड के लिए अपना चैलेंज पेश करेंगी। हाई जंपर मरियप्पन थेंकावेलू से तमगे की उम्मीद। भारतीय खिलाड़ी शॉटपुट, तीरंदाजी और जावलिन में भी पेश करेंगे चैलेंज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी 2 रोज़ा दौरे पर ब्रुनई दारुस्सलाम पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय वजीर आजम का पहला 2 तरफा दौरा है। एयरपोर्ट पर वली अहद शहजादा हाजी अल मुहत्तदी बिल्लाह ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। ब्रुनई में गैर मुकीम भारतीयों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में पहुंचे भारतीय बिरादरी से वजीर आजम ने मुलाकात की और उनकी मुबारकबाद कबूल की। Bye. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5, 9. 5
मोदी 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 मोदी
आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने आज पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन की ताकत का मुल्क के लिए फख्र की बात है। सदर जमहूरिया ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी तैयार करें जिससे मुआशरे के महरूम तबकों की मदद हो सके। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की ज़रूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और सिंगापुर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने का वक्त आ गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से कबल एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। वजीर खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक का मानना है कि उनके ताल्लुकात एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी शराकतदारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के तहत पार्टी की अपनी बुनियादी रुकनियत की तजदीद की है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी मालूमात देते हुए लिखा कि बीजेपी कारकुनों पर मरकूज पार्टी है जिसका नारा है भारत पहले। मैंने पार्टी की अपनी बुनियादी रुकनियत की तजदीद की है और तमाम कारकुनों से भी ऐसा करने की अपील करता हूँ। मैं हर शोबे से मुताल्लिक़ अफराद को बीजेपी रुकनियत साजी 2024 मुहिम का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने की दावत देता हूँ। आप 8800002024 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं या नमो ऐप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। आइए मिलकर तरक्की याफ्ता भारत की तामीर करें। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत रियासत के मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से मुलाजमीन में नाराजगी पाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर संजीव शर्मा ने मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि 3 सितंबर है और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। इस बार कर्मचारी को 5 तारीख को और पेंशनरों को 10 तारीख को सैलरी मिलने वाली है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जब सैलरी का प्रावधान रखा गया तभी बजट पास हुआ होगा, तो अब क्या ये परिस्थितियां बन गई कि सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स है। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवीलें 11 सितंबर तक की तौसी कर दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट का नोटिस लिया। अदालत ने केजरीवाल की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। इस दिन केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। अदालत ने दीगर मुल्जिमान आप लीडर दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर और शरद रेड्डी और विनोद चौहान को भी सम्मन जारी किया है। अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कृष्णा नदी के आसपास के इलाके सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कुछ इलाकों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफे से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वजीर आला
खुद राहत और बचाव के कामों की निगरानी कर रहे हैं। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू राहती सरगर्मियों की निगरानी के लिए आज विजयवाड़ा में हैं। सैलाब से मुतासिरा अफराद को महफूज निकालने के लिए 47 टीमें काम कर रही हैं। 174 मोटर बोट्स और 315 तैराकों को तैनात किया गया है। खुराक और इमदादी सामान की तकसीम के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने आर्जी कैंप कायम किए हैं और मुतासिरा खानदानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इमदाद फराहम कर रही है। और मगरबी बंगाल हुकूमत ने असेंबली में अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट 2024 पेश किया। बिल पेश होते ही इस पर बहस शुरू हो गई। ये बिल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर के साथ इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे के दरमियान रियासती हुकूमत ने पेश किया है। बीजेपी ने भी इस बिल की हिमायत का ऐलान किया है। इस बिल में नए मंजूर शुदा इंडियन जुडिशियल कोड 2023, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 और जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पॉस्को एक्ट 2012 की दफात में तरमीम करने की तजवीज़ है। इस बिल में मुजरिमों को 10 दिन के अंदर फांसी देने का इल्तिज़ाम है। नए रियासती बिल में न सिर्फ इस्मत दरी करने वालों के लिए सजाए मौत तजवीज़ है, बल्कि इसमें जिनसी जराइम के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने का भी बंदोबस्त होगा। साथ ही बिल में इस्मत दरी के तमाम वाक़यात को कत्ल के मुतरादिफ समझने का भी इल्तिज़ाम है। इसके अलावा बिल में किसी भी इस्मत दरी के लिए उम्र कैद या सजाए मौत होगी। मुतासिरा के जिंदा होने की सूरत में उम्र कैद और मुतासिरा की मौत या माजूर होने पर सजाए मौत दी जाएगी। बिल में कम से कम वक्त में फैसला सुनाने की भी तजवीज़ है, जिसमें ऐसे मुकदमात जिसमें काफ़ी हतमी सबूत मौजूद हो, जुर्म की तारीख से 15 दिन के अंदर फैसला सुनाने का इल्तिज़ाम है। ताहम अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अफसर के जरिए रिकॉर्ड शुदा मालूमात की तारीख से 21 दिन की मुद्दत में तफ्तीश मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है, तो मज़कूरा मुद्दत में 15 दिन से ज़्यादा तौसील नहीं की जा सकती है। इस्मत दरी और कत्ल के मुकदमात में सजाए मौत के अलावा मुजरिम के अहले खाना पर भारी जुर्माना आयद करने का भी इल्तिज़ाम होगा। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक असेंबली में महज बिल पास कर लेना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस सिलसिले में मरकजी कवानीन में कुछ तरमीम की तजवीज़ है। इसके लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी लाजमी होगी। दर हकीकत मगरबी बंगाल में एक खातून ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल और इस्मत दरी के मामले के बाद मगरबी बंगाल हुकूमत ने कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया है। खुसूसी इजलास का आज दूसरा दिन है। आज भी भारतीय खिलाड़ियों की नजरें पेरिस पैरालंपिक में तमगे जीतने पर होगी। भारतीय टीम निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में अपनी पूरी कोशिश करती नजर आएगी। पेरिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली शूटर अवनी लेखारा आज दूसरे तमगा जीतने के इरादे से रेंज में उतरेंगी। अवनी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हिस्सा लेंगी। इनके साथ एक और तमगा जीतने वाली मोना अग्रवाल इसी इवेंट में हिस्सा लेंगी। वहीं पैरा तीरंदाजी में पूजा चिंतन और साथ में कई लोग हिस्सा लेंगे। इसके अलावा निस्फ शब मर्दों के हाई जंप में T63 में मेरियप्पन थांगावेलू और शरद कुमार और शैलेश कुमार हिस्सा लेंगे। इसके अलावा खवातीन के 400 मीटर T20 रेस में दीप्ति चोंजी तमगा जीतने के इरादे से उतरेंगी। एनसीसी का ऑल इंडिया आर्मी कैंप 2024 आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। इस कैंप का इफ्तिताह मेजर जनरल सिद्धार्थ चावला ने किया। दिल्ली कैंट में जारी इस कैंप में मुल्क भर से मुंतखब तकरीबन 1550 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। कैंप में शूटिंग, मैप रीडिंग, टेंट पिचिंग और दौड़ जैसे कई मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने एनसीसी कैंप का जायजा लिया। एनसीसी का अखिल भारतीय थल सैनिक कैंप आरंभ हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर महानिदेशक मेजर जनरल सिद्धार्थ चावला सर। ये कैंप मेरे ख्याल से हर एनसीसी कैडेट की ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और वो अपनी ट्रेनिंग का एक कल्मिनेशन जो है वो समझता है कि ये सिलेक्टेड लॉट है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हु कम्स टू पार्टिसिपेट हियर एंड टुडे वी हैव अबाउट 1500 प्लस बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट्स फ्रॉम द एनसीसी और बड़ा उल्लास, बहुत ही जोश
और बड़ी उमंग के साथ ये कैडेट्स देश के हर कोने से आते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी में, कौन कौन सी प्रतियोगिता में इन कैडेटों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जजिंग डिस्टेंस, मैप रीडिंग, शूटिंग, हेल्थ हाइजीन, लाइन मेंटेनेंस, तो ऐसे कई कंपटीशन हैं जिसमें कि एक बड़ी हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है। हमारा एम भी यही है, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर डालना। एनसीसी का एक एम भी है यूनिटी डिसिप्लिन के अलावा कि हमने युवा पीढ़ी के अंदर वो लीडर्स बनाने हैं, लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं उनको इनकलकेट करना है, जिससे कि ये लीडर्स हमारे देश को विकसित भारत की तरफ ले चलें। देश भर से करीब 1550 कैडेट इस अखिल भारतीय थल सैनिक कैंप के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैडेटों को बात करते हैं। It's my privilege to be a part of Thal Sena camp. Actually, NCC has taught me, it has given me a lot of lessons. It has taught me endurance, perseverance and also patience. यहाँ पे हम लोगों के काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें से जैसे कि शूटिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, हेल्थ एंड हाइजीन और JDFS, MR, लाइन लेआउट कॉम्पिटिशन और ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस कैंप में। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमारे अंदर ऐसे डेवलप होती हैं कि हम सारे मिल के काम कर रहे हैं, उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको अच्छा करने के लिए हम लोग और बेस्ट कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर बनना है तो एनसीसी एक पहला स्टेप है जिसमें मैं देखती हूँ कि हम एनसीसी आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस कैसे फॉलो करते हैं। वो सुबह 4 बजे उठना, शाम को 10 बजे लाइट्स ऑफ होना, ये सब कुछ आर्मी का पार्ट है और यहाँ पे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा है कि अब मुझे और ज़्यादा अपने गोल के करीब लेके आ रहा है कि नहीं, तेरे को अब सीडीएस करना ही करना है। मेरे फादर भी एनसीसी में थे और मुझे भी यहाँ मौका मिला आने का, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मेरा आगे का गोल भी आर्मी है। तो कहीं ना कहीं ये कैडेट इस शिविर में आकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफ़ी ऐसे कैडेट हैं जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं एनसीसी पूरी तरह से इनके लिए मददगार भी साबित होगी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मेंबर साजी मुहिम भी हमारी तंजीम का त्यौहार है। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान शुरू हो गया है, उत्तराखंड के अंदर भी आज अभियान प्रारंभ हो गया है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी हमारा इसमें होगा और एक बड़ी संख्या जो देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया है। उत्तराखंड उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा हमारे राज्य के अंदर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही घर घर तक पहुंची हुई है, उसको और हम और विस्तार देने का काम करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से कुछ अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया कि अब तक 5000 लोगों को बचाया जा चुका है। लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गई हैं। जो डिप्रेशन डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में, उसके साथ भारी वर्षा हुई है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। इसको लेकर के आंध्र प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, एनटीआर, एलुरु, गुंटूर, इसमें काफ़ी फ्लड सिचुएशंस आ गई हैं और इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, इसके लिए बाहर से टीमें बुलाई गई हैं और अभी वर्तमान में 26 टीमें हमारी एनडीआरएफ की तैनात हैं। कुछ टीमें बाहर से भेजी गई हैं बाई रोड और हमारी 12 टीमें एयरलिफ्ट भी की गई हैं। अभी तक कम से कम 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और रिलीफ ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खासकर रिलीफ मटेरियल, खाने की सामग्री लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। कल से जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ वहां बचाव कामों में मसरूफ नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की तैयारी कैसी है? डीडी न्यूज ने एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से बात की।
तेलंगाना में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। एनडीआरएफ लगातार वहां पर काम कर रही है, रेस्क्यू कर रही है। इस समय हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी सर हैं जो ऑपरेशंस देख रहे हैं वहाँ पे। सर, अभी क्या स्थिति है आंध्रा की और तेलंगाना की, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं अभी भी जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और डेथ टोल भी बढ़ रही है? देखिए, जो फ्लडिंग हुई है ये डिप्रेशन डेवलप हुआ था, उसके बाद जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है उससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में काफ़ी भारी एरिया में फ्लडिंग हुई है और काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम, एडिशनल टीम्स को तैनात किया गया बाहर से। बाई रोड्स हमारी टीम उड़ीसा से और तमिलनाडु से मूव की गई हैं और बाटिंडा से, लुधियाना से और पुणे से भी टीम्स एयरलिफ्ट की गई हैं। वर्तमान में 26 टीमें हमारी तैनात हैं आंध्रा में और 7 टीम में तेलंगाना में तैनात हैं। कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, पूरा ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है और इसमें स्टेट के एजेंसीज़ हैं, उनके साथ हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। ख़ास तौर पर जो इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्टेड हैं, ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश में इलूरू, एनटीआर, गुंटूर, जिसमें ज़्यादा फ्लडिंग हुई है और बैरेज से जो पानी छोड़ा गया है उसके वजह से फ्लडिंग हुई है। कृष्णा रिवर्स का ये जो लेवल था वो ऊपर आने से पानी का निकास जो है वो स्लो रहा है, जिसके वजह से तकरीबन 4 से 6 फीट पानी कई जगहों पर आया है। अच्छा, आगे अगर जैसे हालात चेंज होंगे, अगर और गंभीर होते हैं अगर आगे हालात, तब एनडीआरएफ की क्या तैयारी है? देखिए, इसमें एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें यहाँ मौजूद हैं और पूरी ये एक प्रपोजल के एक बेहतर समन्वय के साथ ये कार्रवाई किया जा रहा है, प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है एरिया को, और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि स्थिति में पानी अगर बारिश होती है या जल जमाव और बढ़ता है तो उस स्थिति में किसी को तकलीफ ना हो। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी जो बता रहे थे कि वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए। जो लोग अभी भी हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और जो लोग राहत शिविरों में हैं उनके लिए भी बेहतर इंतजाम किया जा रहा है और आगे अगर स्थिति खराब होती है तो उस पर भी एनडीआरएफ की निगाह है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आलमी बैंक ने ज़रई शोबे और देही मांग में बेहतरी की बुनियाद पर रवा माली साल 2024-25 में भारत की मईशत की शरह नमू 7% रहने का तखमीना लगाया है। इससे पहले जून में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि भारत की शरह नमू 6.6% रहेगी। मंगल को जारी आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चैलेंजिंग आलमी माहौल के बावजूद भारत की शरह नमू मजबूती बनी हुई है। आलमी बैंक के सीनियर माहिर इक़्तिसादियात रेन ली ने कहा कि मानसून के दौरान निजी खपत में बेहतरी की बुनियाद पर भारत की जीडीपी की पेंशन गोई पर नज़रसानी की गई है। आलमी बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा है कि 2024-25 में भारत की शरह नमू 7% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़रई शोबे में बेहतरी से सनत में होने वाली मामूली कमी की जुज़वी तलाफी हो जाएगी और खदमात मजबूत रहेंगी। ज़राअत में मुतवक्की बेहतरी से देही मांग में भी बेहतरी आएगी। आलमी बैंक ने यह भी कहा कि मईशत की नमू दरमियानी मुद्दत में मजबूत बनी रहेगी। और त्रिपुरा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के जरिए रियासत की एक राज्यसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वोट न डालने के बाद इंडिया इत्तेहाद का इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया है। असेंबली में हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा और सीबीआई के सीनियर रहनुमा जितेंद्र चौधरी ने वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए नाराजगी का इजहार किया है। इस ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने रियासती सदर राजीव भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। वहीं सीपीआईएम की जानिब से सुधन दास को मैदान में उतारा गया है। वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा समेत दीगर वुज़रा और अराकीन असेंबली ने वोट डाले। बीजेपी के अराकीन असेंबली ने एतमाद का इजहार किया है कि उनके उम्मीदवार राजीव भट्टाचार्य राज्यसभा में शानदार जीत हासिल करेंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल से गैर मुनज़्ज़म मजदूरों को खूब फ़ायदा पहुंच रहा है। पोर्टल ने 3 सालों में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 करोड़ को अबूर कर लिया है। इस पोर्टल का आगाज़ 26 अगस्त 2021 को हुआ था। ई श्रम पोर्टल का मकसद हुकूमत की समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को गैर मुनज़्ज़म कारकुनों तक पहुँचाना है। गैर मुनज़्ज़म कारकुनों में मनरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे अहलकार शामिल हैं।
ये पोर्टल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर फंड जैसी स्कीमों के फवायद को गैर मुनज़्ज़म कारकुनों तक पहुंचाने में मुआविन साबित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग इस्मत दरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसपी लीडर नवाब सिंह यादव के मफरूर भाई नीलो यादव ने खुफिया तौर पर अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी है। यादव पर नाबालिग के इस्मत दरी मामले में सबूत को तबाह करने और मुल्जिम की खाला के साथ मिलकर झूठी गवाही देने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने नीलो यादव पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया था। DIA रिपोर्ट मैच होने के बाद पुलिस नवाब के करीबी लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। त्रिपुरा में आज से बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू हो गई है। वजीर आला मानिक साहा ने मुहिम की शुरुआत की। रुकनियत साजी मुहिम के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 10 करोड़ लोगों को रुकनियत फराहम करने का हदफ रखा गया है। सिर्फ त्रिपुरा में 12 लाख लोगों को मेंबर बनाने का हदफ रखा गया है। कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम हमारा 2024 में हम लोग लिए उन्होंने शुरू किए हैं और आज राज्य में हमारे राज्य में आज शुरू। इस बार जो टारगेट है सर्वभारतीय स्तर में अभी फर्स्ट फेज में 10 करोड़ प्लस टारगेट है। उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट टाइम हम लोग जो लेटेस्ट जो सदस्यता अभियान में मिला है वहाँ सर्वभारतीय स्तर में अबाउट 18 करोड़। तो इस बार 10 प्लस फर्स्ट फेज में वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और डबल होगा। ये त्रिपुरा में हम लोग का टारगेट लिए हैं 12 लाख, तो ये भी मैं समझता हूँ ये होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।